से जब प्रोडक्ट में गए तो दो चीज हो सकता है। इस सिस्टम में हम लोगों ने हीट ऐड किया। सिस्टम में हीट ऐड करने का मतलब है कि रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज हो सकता है। या दूसरा हो सकता है जब हम लोग रिएक्शन से प्रोडक्ट में गए तो फिर सिस्टम हीट लिबरेट कर रहा है। सिस्टम हीट लिबरेट करने का मतलब जब भी रिएक्शन होगा तो हीट भी ऐड होगा, सो प्रोडक्ट प्लस हीट हम लोग बोल सकते हैं। जब सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होता है तो इस चीज को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जब सिस्टम से हीट रिलीज होता है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करने का तरीका हम लोग डेल्टा एच रखते हैं। बेसिकली कितना इंथैल्पी चेंज हुआ ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अच्छा, इंथैल्पी चेंज हम लोग क्यों बोलते हैं या लाइक उसका पर्पस क्या है, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। बट हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डेल्टा एच से डिनोट कर रहे हैं, यही चीज को हम लोग इंथैल्पी चेंज भी बोल रहे हैं। तो एक चीज अगर आपको याद हो, हम लोग हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड एज इंथैल्पी चेंज। मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। जब भी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एसोसिएट करेंगे, चाहे वो हीट बाहर निकल रहा हो चाहे वो हीट अंदर जा रहा हो, जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट एसोसिएट करेंगे उसी चीज को हम लोग इंथैल्पी चेंज भी बोला करते हैं। एक और चीज शायद आपने थर्मोडायनेमिक्स में सुना होगा, डेल्टा एच लिख लेता हूं मैं, क्यूपी। दूसरा डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट गिवन या हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। तो जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग का डेल्टा यू या इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है और इसी में फॉर्मूला भी आता है एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी डी। चलो डेल्टा टी लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा की बात कर रहे हैं। और डेल्टा एच वाले पार्ट में एनसीपी डेल्टा टी आता है। एनसीपी डेल्टा टी का मतलब प्रेशर कांस्टेंट था तो उस पर जो हीट एसोसिएटेड है वो सीपी या फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से एसोसिएट हो गया। अब हम लोग डेल्टा एच को अगर हीट एसोसिएटेड एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं तो रिएक्शन के हीट को या सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डेल्टा एच बोल क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है। तो इस स्टेटमेंट को आपको प्रॉपरली याद रखना होगा या फिर ये रटा होना चाहिए आपके लाइफ में। कोई भी रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है। तो बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है, एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोग के पास हमेशा होना चाहिए। आइडियल केस है, रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो 250 डिग्री सेल्सियस की जगह 500 लेके जाना है वो कर लो, बट एक बार रिएक्शन 500 पे अगर शुरू हो गया तो 500 पे ही रहेगा। अगर रिएक्शन 50 डिग्री पे शुरू हो गया तो 50 पे ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं होने वाला कि हम लोगों का रिएक्शन 500 से 50 में कन्वर्ट हो जाए, 50 से लाइक टाइम के साथ रिएक्शन में हीटिंग हो जाए। रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे मानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रिएक्शन हुआ और उसका जो हीट बाहर निकल रहा है उसकी वजह से जो कंटेनर वो गर्म होना शुरू हो गया या उसी हीट को सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिया थोड़ा बहुत, उससे टेम्परेचर बढ़ गया। ये एक चीज हो सकता है, ये अलग चीज है। बट हम लोग ऐसा मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में कि रिएक्शन वाला पार्ट हमेशा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे होता है। तो पहला चीज, जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच, ऐसा आसानी से बोल दिया। इसीलिए हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को मतलब ओवरऑल अगर सोचे तो इसको की ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सीधा डेल्टा एच बोल दिया करते हैं। तो जहां जहां कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां जहां रिएक्शन है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब H2O मान लो लिक्विड से H2O पेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ये आपको थोड़ा मैंने डिस्कशन किया था। फेज क्या होता है इस पे भी एक डिस्कशन हुआ था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा या जब भी कोई रिएक्शन होगा हमेशा कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे ही होगा। इस एक बेसिक इंफॉर्मेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक दूसरा डिस्कशन है जो मैंने क्लास में 3 बार बताया भी है। जब भी कभी, और केवल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इस चीज को अप्लाई मत कर लेना, जब भी कभी सिस्टम का एनर्जी घटेगा तो साइन नेगेटिव लेना है, जब भी कभी सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा तो साइन पॉजिटिव लेना है। जैसे मान लो इंडोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक में हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, सो प्लस हीट कर दिया। अगर प्लस हीट कर रहे हैं मतलब सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, सो ऐसा लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम ये बढ़ेगा। अगर सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है मतलब जो हीट का साइन होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अब ये हीट का साइन आप क्यू से लिखना चाहते हो क्यू लिख लो, क्यू ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, या डेल्टा एच लिखना चाहते हो डेल्टा एच लिख लो, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो हीट माइनस करते हैं, मतलब हीट रिमूव करते हैं। अगर हीट रिमूव हुआ सिस्टम से, मतलब ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का एनर्जी घटेगा, मतलब सिस्टम का एनर्जी से ही तो बाहर हीट निकल रहा है। तो अगर सिस्टम का एनर्जी घट गया, इसका मतलब डेल्टा एच का साइन या हीट का साइन हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो याद रखना है, जब भी सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा तो साइन पॉजिटिव, जब भी सिस्टम का एनर्जी घटेगा तो साइन नेगेटिव, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। ये सब कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग पहले सीखे कि डेल्टा एच होता क्या है, क्यों हम लोग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, एनसीपी डेल्टा टी कहाँ से फॉर्मूला आता है, ये सब चीजें तो कुछ ध्यान रखना। हाँ ये भी है, ये डेरिवेशन का भी एक पार्ट है, हम लोग चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं, जैसे एच का वैल्यू इज इक्वल टू यू प्लस पी भी लिखा जाता है, बस ये सब, बट ये सब थर्मोडायनेमिक्स का केस है, इसको हम यहाँ पे भी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कशन में इसको करना होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज ये डेरिवेशन अपने काम करनी है हम लोग को। इस पार्टिकुलर पार्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना ज्यादा सुटेबल रहेगा, rather than कि हम लोग इसमें डेरिवेशन पे अपना फोकस करें। हाँ लेकिन ये है कि ये दोनों फॉर्मूले रटे होने चाहिए, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बहुत बार सवाल आते हैं, बहुत बार सवाल आ चुके हैं, ये प्रॉपरली फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये तो सबसे पहला बेसिक पार्ट हो गया। अब इसके अलावा दो तीन कुछ और चीजें हैं जो आप सबको मालूम तो होंगी, मोस्ट ऑफली डिस्कशन भी कर लेते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, जिसमें रिएक्शन से हम लोग प्रोडक्ट में जा रहे हैं, इसका डेल्टा एच का वैल्यू या हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू एक्स के बराबर, अब एक्स में यूनिट क्या है वो एक अलग बात है, बट एक्स के बराबर है। तो जब इस चीज को हम लोग उल्टा करते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को उल्टा कर दिया। तो पहले जो चीज इंडोथर्मिक था, एक सिंपल सा चीज, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस हीट किया, ये प्लस हीट तो अब उल्टा आ गया, मतलब इस बार रिएक्टेंट के साइड में ऐड हो गया, तो फिर पहले जो एक्सोथर्मिक हुआ था प्रोडक्ट के साइड में हीट, वो इंडोथर्मिक हो गया। तो रिएक्शन को उल्टा करने से डेल्टा एच का साइन अपोजिट हो जाता है, पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग एक रिएक्शन दे रखा, इसका डेल्टा एच का वैल्यू एक्स के बराबर है, इसमें हम लोग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए किसी पार्टिकुलर फैक्टर से, तो डेल्टा एच का वैल्यू भी उसी पार्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा डिस्कशन है जो हम करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे डिस्कशन, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन है जो हमेशा क्लास में डिस्कशन क्या करते हैं, एक वर्ड चलता है पर मोल ऑफ रिएक्शन, मतलब नॉर्मली हम लोग ये टर्म यूज किया करते हैं पर मोल ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब भी आप कभी कोई रिएक्शन देखते हैं, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है 2A + 3B, सामने वाले पार्ट में 4C और D का फॉर्मेशन कर रहा है, इस केस में डेल्टा एच दे रखा है 200 जूल पर मोल। तो इसका क्या मतलब है, लाइक जूल पर मोल का क्या मतलब है, यहाँ तो मल्टीपल मोल्स हैं, तो जूल पर मोल का क्या सेंस बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे दिस पर मोल इज पर मोल ऑफ रिएक्शन, तो पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब जब A का 2 मोल खत्म होगा और B का 3 मोल खत्म करेगा, जब A और B अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के वैल्यू के बराबर मोल्स को खत्म करेंगे, तब दैट विल बी कॉल्ड एज पर मोल ऑफ रिएक्शन। जिस टाइम पे A का 2 मोल B के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब एक मोल ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मान लो इसका 4 मोल खत्म और इसका 6 मोल खत्म हुआ, इसका मतलब 2 मोल ऑफ रिएक्शन, चलो ऐसा लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ रिएक्शन, ये 1 मोल ऑफ रिएक्शन खत्म हुआ। जब 4 मोल और 6 मोल खत्म होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज 2 मोल्स ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में 1 मोल ऑफ रिएक्शन, 2 मोल ऑफ रिएक्शन, इस टाइप से बोल सकते हैं। सो अगर मान लो कि 2A + 3B के केस में हम लोगों का वैल्यू 200 जूल पर मोल है, सो जब हम लोग 2 मोल और 3 मोल खत्म कर रहे थे, मतलब पर मोल ऑफ रिएक्शन में 1 मोल ऑफ रिएक्शन खत्म कर रहे थे, तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर 200 था, इसका मतलब अगर 2 मोल ऑफ रिएक्शन खत्म करेंगे, सो 4 मोल और 6 मोल जब खत्म होगा, सो 2 मोल ऑफ रिएक्शन जब खत्म होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। लेकिन 1 मोल ऑफ रिएक्शन में 200 जूल है, तो 2 मोल ऑफ रिएक्शन में 400 जूल का वैल्यू हम लोग आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा ध्यान रखना। खैर, सो अगर हम लोग कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, तो उसी रेशियो में कोफिशिएंट का वैल्यू डेल्टा एच में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके अलावा हम लोग तीसरा एक ये इन्फॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लो एक रिएक्शन दे रखा ए और सर, हाँ बोलो। मतलब जो ऊपर वाला बता है वो रिएक्शन स्पेसिफिक डिपेंड करेगा ना, जैसे कंबशन रिएक्शन रहता तो हाइड्रोकार्बन का 1 मोल रखते ऑक्सीजन जितना भी रहे, उससे फर्क नहीं ना पड़ना चाहिए।
नहीं, उससे फर्क पड़ना चाहिए। लाइक ऑक्सीजन का जितना भी मोल है, बट ऑक्सीजन उसी रेशियो में खत्म होगा ना जिस रेशियो में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन रैंडमली खत्म हो जाएगा जब भी मतलब कोई। हाइड्रोकार्बन का 1 मोल रखेंगे ना उसमें? हाँ तो नहीं, हाइड्रोकार्बन का 1 मोल है, बट ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि हाइड्रोकार्बन का 1 मोल मान लेते हैं 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा। सो 1 मोल ऑफ रिएक्शन वर्ड तभी एसोसिएट करेंगे जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझे? अच्छा अच्छा, अब ठीक जैसे है। उसमें आप ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में डालने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। तो 1 मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब जिस टाइम पे ए का 2 मोल खत्म हो गया, दिस इज 1 मोल ऑफ रिएक्शन। जिस टाइम पे बी का 3 मोल खत्म हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ रिएक्शन। या बेटर लैंग्वेज ये होगा कि जिस टाइम पे ए का 2 मोल along with बी का 3 मोल खत्म हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 मोल ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट का केस नहीं लेके चल रहे हैं, तब तो जब 2 मोल खत्म हुआ तो बाय डिफॉल्ट होता 3 मोल खत्म होगा। तो उसको 2 मोल से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि जब 2 मोल ऑफ ए खत्म होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जब 3 मोल ऑफ बी खत्म होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब आप हाइड्रोकार्बन का केस ले रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन का अमाउंट में ऑक्सीजन भी बाय डिफॉल्ट उसी रेशियो में खत्म हो रहा है जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूडेड है लैंग्वेज में। हाँ, सो मान लो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा सी और बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा डी। एक का वैल्यू है डेल्टा एच का वैल्यू एक्स के बराबर, दूसरे का डेल्टा एच का वैल्यू वाई के बराबर। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, एक में मान लो 10 जूल लिबरेट हो रहा है, दूसरे में 20 जूल लिबरेट हो रहा है हीट। दोनों को ऐड करेंगे तो 30 जूल लिबरेट होगा। दो रिएक्शन को ऐड किया तो हीट तो एडिटिव प्रॉपर्टी हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। तो उसमें पाथ फंक्शन है, कहीं से कहीं जाएंगे वैल्यू ऐड होता चला जाएगा, सिंपल, उसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है। सो ए प्लस बी प्रोडक्ट वाले पार्ट में सी प्लस डी का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली ध्यान रखना, इंथैल्पी चेंज जो है वो स्टेट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे इंथैल्पी चेंज इज हीट ऑफ रिएक्शन। तो पाथ फंक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। खैर, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आराम से बोल सकते हैं। तो जब रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये चीज है, अब उसमें ये भी है, रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। ये तो हम लोग ऊपर के प्रॉपर्टी से सीख चुके हैं। सेम टाइप की चीज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सीखे थे, ये फिर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बेसिक्स थे। इसके अलावा किरचॉफ इक्वेशन होता है। किरचॉफ इक्वेशन हम डिस्कशन नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, ये केवल एडवांस का टॉपिक है। तो अगर कभी मन किया तो हम पढ़ा देंगे, वो भी सिलेबस में नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस पर सवाल पूछने चाहिए, बट मन किया तो पढ़ा देंगे। बेसिकली सीपी ऑफ रिएक्शन से एसोसिएटेड है। हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे एसोसिएटेड पार्ट है। क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे, बट प्योरली एडवांस के टॉपिक में होगा। सो अभी शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा लेक्चर में, कल से बोर्ड मेंस एडवांस इन सब के जो आपके मतलब लेक्चर्स हैं, मतलब सॉरी असाइनमेंट को सेपरेट होना शुरू होगा। सो क्योंकि टाइम का थोड़ा क्रंच है, सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते एक बार में। सो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का एक पर्पस है, क्योंकि बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत हाई है और उसको याद रखना ज्यादा मुश्किल है। फिजिकल तो फिर भी 2-3 ही चैप्टर बच गया, सेम चीज नीट में है। सो इसीलिए हम पहले ऑर्गेनिक का ही प्रेफरेंस रखे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कॉमन हो जाएंगे। बट एडवांस लेवल का हम रिवीजन कराएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों का और नीट लेवल का। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह पे जाएगा असाइनमेंट, और उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री जेई एडवांस लेवल का और दूसरा नीट लेवल का जाएगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि एक राउंड ऑफ रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। सो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्विंग ही करना है आपको। आराम से आप मेंस लेवल ऑफ क्वेश्चन खुद से पुट अप कर सकते हैं। ये होगा कि अगर आप नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो बीच वाला तो सॉल्व हो ही जाएगा। वैसे भी सॉल्वेबल है, बट नीट लेवल में कुछ कैलकुलेशंस हमको बस सिखाना है कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। वो आप देख सकते हैं, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, उससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। सो फिजिकल केमिस्ट्री हम केवल 2 एग्जामिनेशन के पर्पज से डालेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल से आएगा। खैर, सो उसमें डिस्कशन में अगर थर्मोडायनेमिक्स आए तो वहां पे किरचॉफ इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे आप। चलो, सो ये 3-4 इंफॉर्मेशन थे। अब इसके बाद एक चीज चलता है, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। सुन तो सब लोगों ने रखा है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। इसमें जैसे लोग थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कभी कभी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। जो कुछ भी है, सिंपली एक चीज ध्यान रखना, सब कुछ घुमा फिरा के हीट ऑफ रिएक्शन है। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन इज आल्सो हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन इज आल्सो हीट ऑफ रिएक्शन, सब कुछ हीट ऑफ रिएक्शन ही है।
बट कुछ पार्टिकुलर कंडीशन पे, मतलब लाइक ऐसा समझ लो कि डेल्टा एच में और डेल्टा एच नॉट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है इंसान? डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट में क्या डिफरेंस है? डेल्टा इतना स्टैंडर्ड का हो गया। स्टैंडर्ड में अगर रिएक्शन हो तो उसको डेल्टा एच नॉट उसमें भी तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले, मतलब 180 टेम्परेचर ले और दूसरा टेम्परेचर क्या ले, 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा रूम टेम्परेचर। क्या? रूम टेम्परेचर, चलो रूम टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर का तो यही होता है ना, 180 मतलब कि 1 बार होता है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 बार था, अच्छा, मतलब बराबर ही होता है। लगभग बराबर ही था। बराबर तो नहीं होता यार, 180 में इक्वल टू 1.05 कुछ होता है शायद। 013 होता है, 5 नहीं होता। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 बार था और बाकी जगह पे 180 था, ऐसा। वो एसटीपी कंडीशन से एसोसिएट मत करना, एसटीपी कंडीशन इज अ डिफरेंट थिंग। और स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा एच नॉट बन गया, डेल्टा जी नॉट बन गया, इसमें 1 बार ही होता है। टेम्परेचर का कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कुछ भी ले लो, टेम्परेचर का कोई कंडीशन नहीं होता, समझे? टेम्परेचर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट नॉर्मली रूम टेम्परेचर को कंडीशन मान लिया जाता है। एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि टेम्परेचर का भी कंडीशन होता है, कहीं कहीं 0 डिग्री सेल्सियस देता है, कोई लोग रूम टेम्परेचर बता देते हैं, बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज अ डिफरेंट थिंग, वो एग्जैक्टली अलग चीज है। वहीं पे एक और टर्म आता है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अलग चीज है। बट हम लोग यहाँ पे जब डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स में, सो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर का कोई कंडीशन नहीं है, प्रेशर का कंडीशन 1 बार होता है, इसको ध्यान रखना। खैर 1 बार बोल लो, 180 बोल लो, ज्यादा कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर रहना चाहिए ना, जैसे हम लोग कार्बन के केस में ग्रेफाइट का 0 लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो डायमंड में ले लेंगे फिर। हम बोल रहे हैं कि कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, कुछ तो रखना ही पड़ेगा बट कोई फिक्स कंडीशन नहीं होता है, समझे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फेन। हाँ, नॉर्मली इसलिए रूम टेम्परेचर बना दिया जाता है कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा लो, लेकिन वही 0 डिग्री सेल्सियस भी चलता है कहीं कहीं पे तो उसका कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, वो अलग अलग रिएक्शंस के हिसाब से चेंज हो सकता है। खैर उसमें नहीं जा रहे हैं हम, बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा एच को ही हम लोग डेल्टा एच नॉट बोल रहे हैं जब हम लोग कंडीशन फिक्स कर दें। सेम चीज यहाँ पे है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इसी चीज को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं जब एक कंडीशन फिक्स कर दें। इसी चीज को हम लोग हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं जब कोई पार्टिकुलर कंडीशन फिक्स कर दें। इसी चीज को हम लोग डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दें या सिंपली बॉन्ड एनर्जी बोल दें जब हम लोग कंडीशन फिक्स कर दें। इसी चीज को डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल दें जब कोई कंडीशन फिक्स कर दें। सो ये सारी चीजें बेसिकली जनरली हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएंगी, बट कुछ पार्टिकुलर सिचुएशन में, कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस में उनका नाम दिया जा सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है हीट ऑफ कम्बशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी सेम हो जाता है। अब इस पे आते हैं, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, फॉर्मेशन किस चीज का होता है, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसका डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखाएंगे नहीं, बट पहला जो है हम लोगों का हीट ऑफ फॉर्मेशन, नोटेशन ही यूज करेंगे, पूरा कहानी नहीं लिखेंगे हम लोग। तो इसको हमको लिख करके लाना चाहिए था, बट एनीवे थोड़ा मेरा इसको थर्मोडायनामिक्स को पढ़ाने का तरीका अलग है, हम नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से नहीं बताते, स्पेशली थर्मोकेमिस्ट्री, क्योंकि हमको खुद ही भारी लगता था, हमको समझ ही नहीं आता इसमें करना क्या, लाइक क्या कर रहा है। तो देखा कि एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज किया तो हमको समझ में आया कि बहुत भारी भी नहीं है, एक्चुअल में बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज है। हम लोग उसको इतने सारे कंडीशंस में पुट कर देते हैं, इसको थर्मोडायनामिक्स को और आयनिक को, कि बहुत भारी फील होता है हम लोग की टॉपिक, और यार ये भी था इतना तरह का इन्फॉर्मेशन है। लाइक इसमें इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आपने सुना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड टॉपिक है, जैसे बाकी सारे टॉपिक्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है कि एक्सपेरिमेंट हुआ, ये हो गया, ऐसा हुआ, तो आर एक्सपेरिमेंट बेस्ड। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कि जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग कुछ कमेंट कर पा रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा, उसके हिसाब से हम लोग थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। सो इसीलिए ऑब्जर्वेशन तो आप दुनिया में हजार चीजें कर सकते हैं, तो सब कुछ दिख रहा है, तो उसी में कुछ चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं। वो इन्फॉर्मेशन आप अगर
सेपरेट एंटिटी के फॉर्मेट में देखेंगे तो लगेगा अरे भाई पागल हो गए, इतना सारा फॉर्मूला है क्या। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा जनरलाइज वे में देखो, रिलेट करके देखो, तो समझ में आएगा कि सब बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, अदरवाइज हम लोग के लिए सब कुछ चीजें सेम ही है। जैसे पहला चीज, फॉर्मेशन होता क्या है या फॉर्मेशन किस चीज का होता है। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मेशन हमेशा प्रोडक्ट का होता है। सो यहाँ पे कंडीशन, और जब भी हम लोग डेल्टा एच में कुछ नाम डालेंगे, लाइक इन सब में से कोई भी नाम जाएगा, इसका मतलब हमेशा एक मोल इन्वॉल्व होना चाहिए। और वो एक मोल इन्वॉल्व किस चीज का है ये डिपेंड करता है हम लोग के कौन से टाइप की हीट की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर्मेशन किस चीज का होता है तो प्रोडक्ट का होता है, इसका मतलब कंडीशन होना चाहिए 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उस हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकते हैं। इसमें और भी कंडीशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में होगा तो कंपाउंड से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी लेवल है, हम लोग ढंग से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो CO2 का फॉर्मेशन करना है, तो CO2 का फॉर्मेशन C+O2 से कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं CO + ½ O2, तो भी CO2 बनेगा। बट एक प्रॉब्लम है, मान लो CO2 को एनर्जी लेवल हम लोग C बोल देते हैं, C को A बोलते हैं, O वाले पार्ट को B बोलते हैं, और यहाँ CO जो एक अलग मॉलिक्यूल को D बोल देते हैं। तो पहले हम लोग एनर्जी लेवल A और B पे थे, कुछ A और B लोअर एनर्जी लिख देते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है बट ऐसा लिख दे रहे हैं। जब A और B का कॉम्बिनेशन हुआ तो हम लोग C पे चले गए, ठीक है। मतलब इससे लोअर एनर्जी लेवल पे नहीं जा सकते थे। कार्बन अपने कार्बन फॉर्म से नीचे नहीं जा सकता, सबसे बेसिक एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीजन में अपने सबसे बेसिक फॉर्म में से नीचे नहीं जा सकता। बट जब हम लोगों ने CO के साथ कॉम्बिनेशन किया तो CO तो थोड़ा हायर एनर्जी पे होगा, क्योंकि खुद ही एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्वियस सी बात है एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होगा, तो या कुछ लो होगा, मे भी हो सकता है हाई हो, मे भी हो सकता है लो हो, डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सो CO थोड़ा ऊपर आ गया, ऑब्वियस ही बात है, पहले A और B का कॉम्बिनेशन था वो कुछ अलग एनर्जी गैप क्रिएट किया, D और B का मतलब B और D का जो कॉम्बिनेशन था कुछ अलग एनर्जी गैप किया, तो इस पार्ट को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। तो केवल ये कंडीशन नहीं है कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, हम लोगों के रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन द एलिमेंटल कंडीशन, मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल का मतलब अपने नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म में होने चाहिए। तो ये नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन के केस में ग्रेफाइट को हम लोग नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म बोला करते हैं। डायमंड इज नॉट द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म। मेटल के केस में नॉर्मली हम लोग मेटल के सॉलिड फॉर्म को लेते हैं। जैसे आयरन अगर है तो उसका एलिमेंटल फॉर्म आयरन सॉलिड होगा, लेकिन मरकरी याद रखना पड़ेगा, मरकरी का एलिमेंटल फॉर्म लिक्विड होगा। जितने भी नॉन मेटल्स हैं मोस्टली गैसियस फॉर्म में होंगे, जैसे O2 गैसियस फॉर्म में होगा, Cl2 गैसियस फॉर्म में होगा, लेकिन ब्रोमीन का एलिमेंटल फॉर्म विल बी लिक्विड, Br2 लिक्विड, और आयोडीन का नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म को हम लोग नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, सो आयोडीन विल बी इन द सॉलिड फॉर्म। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको आपके ग्रुप में भेज देंगे, वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब ये सब चीज का नोट्स बना हुआ है, हम उन सब इन्फॉर्मेशन को लिखाएंगे नहीं, बस हम एक जेनरिक ओवरव्यू दे रहे हैं। सो पहला कंडीशन, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए और रिएक्टेंट्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, तब हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे। जैसे ऊपर डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट के बीच में रिलेशन बनाया था। तो अब आगे चलते हैं, डेल्टा एच ऑफ कंबशन। कंबशन का तो बेसिक मतलब आग लगाना, ठीक है भाई। अब आग किस चीज को लगाएंगे, रिएक्टेंट को लगाएंगे, प्रोडक्ट को लगाएंगे। सो ऑब्वियस सी बात है हम लोग आग रिएक्टेंट को लगाएंगे। इस बार हम लोग रिएक्टेंट को अगर आग लगा रहे हैं, मतलब अपने कंडीशन में 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को आग लगाने में कितना हीट जनरेट होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबशन। उसमें भी एक कंडीशन है कि हम लोग जो आग लगाएंगे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट तक जाना चाहिए, या फिर कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वहां तक जाना चाहिए। जैसे फॉस्फोरस के केस में हम लोगों का कुछ अलग केस आएगा, P4O10 का। सल्फर को लेके चलेंगे तो SO2 आ जाना चाहिए। कार्बन को लेके चलेंगे तो जैसे 2 चीज बन सकता है, CO भी बन सकता है लेकिन CO2 भी बन सकता है। तो कार्बन के कम्बशन में लोग CO2 तक जाते हैं। अगर हाइड्रोजन के केस में जाएंगे तो H2O तक जाएंगे, लेकिन H2O मस्ट बी इन द लिक्विड फॉर्म। अगर H2O गैसियस फॉर्म में है तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलो मान लो H2 का हम लोगों ने कम्बशन कराया, कम्बशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो H2O बनेगा। अगर ये गैसियस फॉर्म में है, या फिर दूसरा पार्ट H2 से हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है,
सो ये दोनों रिएक्शन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि गैस से लिक्विड जाने में कुछ ना कुछ तो हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फेजेस हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, H2 plus O2 H2O गैस बना दे या H2 plus O2 H2O लिक्विड बना दे, दीज आर नॉट द सेम थिंग, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट या जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो कौन से गैसियस फॉर्म में या फिर कौन से फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, उसका भी एक लिस्ट है, वो आपको याद होना चाहिए। सो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिख दे तो ज्यादा बेटर है, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो पहला चीज, कंडीशन एकदम इसे 1 मोल ऑफ रिएक्शन को ऐसा करने वाले भाई 1 मोल हमेशा रहेगा एसोसिएटेड, मतलब जब भी आप नाम दे रहे हैं तो उस केस में 1 मोल हमेशा एसोसिएटेड होगा। अब आपको ये सोचना है कि 1 मोल किस चीज का, जैसे फॉर्मेशन प्रोडक्ट का था तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, कंबशन रिएक्टेंट का है तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब बनना कहाँ से है? तो एलिमेंट्री फॉर्म से। बनना कहाँ तक है? फाइनल फॉर्म तक, जो भी बना सकते हैं ऑक्सीडेशन में, जिसको हम लोग हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है डेल्टा एच, या पहले बॉन्ड डिसोसिएशन कर लेते हैं। डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी बोल लो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल लो, सिमिलर टाइप का चीज है। और एक और वर्ड चलता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं बट इसमें रिलेशन निकाला जा सकता है। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है भाई? तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा? 1 मोल। सो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ऐसा बोला जा सकता है आराम से। अब उसमें फर्दर डिस्कशंस हैं, उसमें लाइक मल्टीपल डिस्कशंस है। जैसे एक डिस्कशन ये हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन में मान लेते कि अपने पास 4 बॉन्ड है CH4 में। सो बॉन्ड एनर्जी में हम लोग एक एक करके ही बॉन्ड तोड़ सकते हैं। मतलब पहला बॉन्ड अगर तोड़े, मान लो ये तोड़े H1 H2 H3 H4 कर लिया, सो बॉन्ड एनर्जी 1 का मतलब अब लोग, अब बॉन्ड एनर्जी भी सीधा बोल सकते हैं हीट ऑफ डेल्टा एच ऑफ पी की जगह पे 1 मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी देना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स रेडिकल। हमेशा बॉन्ड एनर्जी हम लोग रेडिकल के फॉर्मेशन तक कराते हैं। ये आपको याद होगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आया था कि बॉन्ड एनर्जी के डिस्कशन में हम लोग हमेशा होमोलिसिस की बात करते हैं। हेट्रोलिसिस के थ्रू बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं किया जाता है। सो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस केस में जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट विल बी बॉन्ड एनर्जी 1। फिर एक और बॉन्ड ब्रेक कर लो, अगर एक और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस बार बॉन्ड एनर्जी 2 बोल देते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी 1 एंड बॉन्ड एनर्जी 2 दोनों सेम नहीं होगा। चलो इसको पूरा लिख लेते हैं पहले। फिर तीसरा बॉन्ड अगर ब्रेक किया, यहाँ बॉन्ड एनर्जी 2 हो गया, बॉन्ड एनर्जी 3 कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी 3 वाले पार्ट में अब लोगों का कार्बन के ऊपर 3 रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एक H4 बचेगा। फिर बॉन्ड एनर्जी 4 वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर 4 रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी 1 इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी 2, नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी 3, नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी 4। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल था 4 बॉन्ड बना के, उसमें एक बॉन्ड ब्रेक करते जैसे ही रेडिकल बना, स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गया। अगर स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गया तो अब बॉन्ड का स्ट्रेंथ वैसा नहीं है जैसे पहले मॉलिक्यूल में था। फिर जब 2 रेडिकल बनेगा तो स्टेबिलिटी और गड़बड़ हो गया, इस केस में बॉन्ड एनर्जी और भी गड़बड़ हो गया, मतलब एनर्जी हम लोग को और चेंज करना पड़ेगा। तो एक ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। दूसरा, लास्टली अगर देखा जाए तो CH4 को जब हम लोग कंप्लीटली एटम्स में ब्रेक करें, एटम्स में ब्रेक करने का मतलब C के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 4 हाइड्रोजन आएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। एक मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में कंप्लीटली कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी देना पड़ता है दैट विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। सो बहुत ही एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है, जैसा वर्ड है उससे आप मतलब इंफॉर्मेशन एसोसिएट कर सकते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर लो। अब मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि CH4 ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि सोडियम है, सोडियम है, तो इसको भी अगर हम लोग गैसियस फॉर्म में डाल रहे हैं मतलब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें सिंगल एटम्स में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कॉन्सोलिडेटेड है, गैसियस फॉर्म में सेपरेट हो गया। तो इसको आप चाहे तो हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल दे, एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें एटोमाइजेशन बोलने में। तो ये अपने मर्जी पे कि हम लोग डिफिनेशन किस तरीके से देना चाहते हैं। मान लो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो एक मिसकंसेप्शन और भी लोगों के दिमाग में, ऑल्दो हमको नहीं समझ आता, लिखा हुआ भी ऐसे ही रहता है, लिखा जाता है कि 1 मोल ऑफ एसिड जब 1 मोल ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको हम लोग हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना एटलीस्ट सीखने के पर्पस के लिए। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब यह है
एक H प्लस एक OH माइनस के साथ कंबाइन करके एक H2O बनाएगा। इस आयन के खत्म होने से, जैसे H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाए तो ऑब्वियस सी बात है दो बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज आपस में मर्ज हो गए तो फिर एनर्जी तो लिबरेट होगा ही होगा। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक और इसीलिए बोलते हैं एसिड बेस का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक मोल ऑफ H प्लस जब एक मोल ऑफ OH माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O में कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। H प्लस और OH माइनस अपोजिट नेचर का चार्ज है, न्यूट्रल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट तो किसी काम का भी नहीं होता, सॉल्ट तो हमेशा वाटर में डिसोसिएटेड फॉर्म ही रहता है। जैसे मान लो HCl है और यहाँ पे NaOH है, तो HCl और NaOH क्या करेगा? NaOH वाले पार्ट को अगर हम लोग छोड़ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यहाँ पे NaCl लिख देंगे हम लोग लास्टली। NaCl से क्या लेना देना है, वो तो ऐसे भी डिसोसिएटेड फॉर्म में, लाइक आयनिक फॉर्म में है, तो ये अपने किसी काम का रह नहीं जाता यार। फिर हैंग कर रहा है लैपटॉप, पता नहीं क्यों। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड प्लस बेस नहीं होना चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन थोड़ा सेपरेट चीज समझ की कोशिश करना। एसिड प्लस बेस का रिएक्शन इज अ सेपरेट एंटिटी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अ सेपरेट एंटिटी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सिंपली याद रखना, एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्शन करके अगर H2O बना रहा है दैट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, इसमें डिस्कशन का पार्ट बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लो किसी को वैल्यू याद है इस केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा H का वैल्यू? एक तो माइनस साइन होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, 13.7 किलो कैलोरी, कुछ जूल में चाहिए 57.32 57.3 किलो। एक मिनट, थोड़ा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। रिकॉर्डर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, सही हो गया। ओके, सो 57.3 ये हम लोगों का जूल के टर्म में वैल्यू आता है, किलो जूल के टर्म में आता है वैल्यू। किलो जूल होता है, जूल होता है, किलो जूल होता है। तो हाँ, सो अब इसमें दो तीन केसेस हो सकते हैं, दो क्या तीन केसेस हो सकते हैं। एक केस हम लोग ऐसा ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे HCl है और NaOH है। अब इन दोनों में होगा क्या, हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट HCl क्या करेगा, डिसोसिएट करके H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, और NaOH क्या करेगा, डिसोसिएट करके Na प्लस और OH माइनस बनाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डिसोसिएशन होता है, डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन, ये 0 के बराबर है, ये 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हीट ऑफ डिसोसिएशन कुछ रहा ही नहीं। दूसरे वाले केस में भी स्ट्रॉन्ग बेस, इसका भी हीट ऑफ डिसोसिएशन कुछ रहा ही नहीं, तो दोनों 0 हो गया। इसका मतलब जब इन दोनों का रिएक्शन करा के हम लोग प्रोडक्ट के साइड बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हम लोग को। यहाँ पे सीधा बस H प्लस और OH माइनस मिला, ये H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कराया। मतलब अगर हम लोग डेल्टा H या इंथैल्पी के हिसाब से सोचे कि ये पाथ फंक्शन है, सो इस स्टेट से, इस स्टेट मतलब ये शुरुआत के स्टेट से A को लेकर के अगर हम लोग B की तरफ बढ़ रहा है, अब डायरेक्टली बढ़ जाओ तो इस चीज को हम लोग अभी के लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं कि हाँ चलो हीट ऑफ रिएक्शन था, दो कंपाउंड रिएक्शन किए, कुछ प्रोडक्ट बनाया, दैट विल बी हीट ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग ए वाले पार्ट से सीधा बी की तरफ जाए तो हीट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, बट अगर हम लोग ए के तरफ से पहले नीचे वाले स्टेट में गए सी, उसके बाद बी की तरफ गए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई ए से जब हम लोग सी जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को भी। चलो एक छोटा सा डिस्कशन शायद मिस हो गया कि जो इंथैल्पी है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो ए से बी अगर आप जा रहे हैं तो एक पाथ से जाओ या दूसरे पाथ से जाओ, टोटल डेल्टा H का वैल्यू सेम रहेगा। इसका मतलब अगर ये डेल्टा H1 है नीचे वाले पार्ट में, A से C डेल्टा H2 है और C से B डेल्टा H3 है, इसका सिंपल सा मतलब है जितना A से B जाते वक्त हीट का चेंज आएगा उतना ही A से C होते हुए B के जाने के रास्ते में भी आएगा, मतलब डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा। मतलब A से C होते हुए अगर B जा रहे हैं तो दोनों हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग कुछ एक वर्ड बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे हम लोग हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कि हम लोग ए से बी तक जाते वक्त जितना भी हीट ऑफ रिएक्शन है सबको ऐड करके नेट हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। खैर, सो हम लोग अगर ए से सी होते हुए बी की तरफ जाएं और नीचे वाले डायग्राम के हिसाब से अगर डिस्कशन करें तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड HA प्लस डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस BOH
प्लस अब यहाँ रिएक्शन हुआ, सो NaCl तो डिसोसिएटेड फॉर्म में ही है, इसमें तो कॉम्बिनेशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक ही कॉम्बिनेशन है H प्लस प्लस OH माइनस, जिसको हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला कर रहे थे, तो उसको N से डिनोट कर देते हैं अभी के लिए। ये लिखने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि NaCl के कॉम्बिनेशन का कोई लेना देना है नहीं। बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिड 0 होगा, बेस का भी वैल्यू 0 होगा। अगर ये दोनों वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो नॉर्मली जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है तब उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलना चाहिए। बचपन से हम आपको सुनाते जा रहे हैं, लाइक 11th क्लास से, कि कभी भी एग्जाम्पल में उठा के देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं होता। कभी भी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल में नहीं दिया जाता है, हम लोग उसको परसीव कर लेते हैं। एनसीईआरटी अपने जगह पे गलत नहीं है, बट उसने बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसको आइडियली एसिड बेस्ड रिएक्शन बोलना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन बोलना थोड़ा सा गलत है, क्यों गलत है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोगों का CH3COH कोई वीक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया और प्रोडक्ट में हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है CH3COONA। ये तो किसी काम का नहीं है, सॉल्ट हमेशा डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा प्लस वाटर। रिएक्शन हुआ तो हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा H ऑफ रिएक्शन बोल दिया। अब ये रिएक्शन को डिसोसिएट कर करके अगर सोचे तो पहले CH3CO माइनस डिसोसिएट करके कंजुगेट बेस प्लस H प्लस बनाएगा, Na प्लस या NaOH डिसोसिएट करके Na प्लस और OH माइनस बनाएगा, H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट वाले पार्ट में H2O का फॉर्मेशन करेगा और सॉल्ट तो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। सो H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन किया मतलब डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। CH3COH अगर डिसोसिएट किया तो यहाँ डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन बोल देता है, और NaOH जब डिसोसिएट किया तो यहाँ भी डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन बोल देता है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन तो 0 के बराबर होता है, बट अभी के लिए लिख लेते हैं कि हम लोग इस स्टेट A से स्टेट B की तरफ जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन नीचे स्टेट C होते हुए जा रहा है। सो A से B जाने का जो हीट ऑफ रिएक्शन था दैट इज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, या A से अगर C की तरफ गए तो हम लोग डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन 1 या HA या डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन 2 और प्लस डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो NaOH का तो डिसोसिएशन 0 हो गया, ये किसी काम का नहीं है। बट जो वीक एसिड है ये 100% डिसोसिएट नहीं करता है, तो इसका मतलब इसको डिसोसिएट कराने के लिए, जब रिएक्शन तभी होगा जब डिसोसिएशन होगा, तो इसको डिसोसिएट कराने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू तो देना ही पड़ेगा, इसको X बोल देता है। तो इसका मतलब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पहले हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर था, अब नहीं है। अब उसमें कुछ पार्ट हम लोगों को देखना पड़ रहा है। अब उसमें भी पार्ट है, डिसोसिएशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कभी भी बॉन्ड को तोड़ना लगाना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देना पड़ेगा। सो डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगा। सो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है और डिसोसिएशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कुछ घटा देगा वैल्यू को 57.3 से। बेसिकली जितना हीट लिबरेट हो रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में, उसी में से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा हम लोगों के डिसोसिएशन वाले पार्ट में। मतलब उसको 60 जूल बोल देते हैं अभी के लिए, 57 जूल बोल लेते हैं। 57 जूल एनर्जी जो लिबरेट होना चाहिए उसी में से कुछ पार्ट रीएब्जॉर्ब होगा ताकि हम लोग बॉन्ड को डिसोसिएट कर पाए। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें, सो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी लेसर देन डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इक्वल भी नहीं हो सकता, इक्वल तब होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलेंगे। ये मैग्नीट्यूड वाइज भी थोड़ा वैल्यू का ध्यान रखना। अब इसमें वीक एसिड प्लस वीक बेस डाल दो, अगर वीक एसिड डालेंगे तो X तो रहेगा, वीक बेस डालेंगे तो यहाँ भी कुछ आ जाएगा। इसका मतलब उसको तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन इन्हीं केस में नहीं बोल सकते। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम लोग जनरली सॉल्व कर सकते हैं, फिर जेनरिक वे में सोच सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब 1 मोल H प्लस OH माइनस कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, मतलब इससे एसोसिएटेड जो हीट होगा दैट विल बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है, फिर अब कितना डेफिनेशन याद रखेंगे आप। रेजोनेंस एनर्जी मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इतना रेजोनेंस करके एनर्जी लिबरेट करेगा, हो गया रेजोनेंस एनर्जी। मान लो हम लोग ऐसा बोले कि रेजोनेंस एनर्जी तो चलो समझ में आ गया, बट हम लोग मान लो डिस्कशन में क्या बोले, कुछ आयनाइजेशन एनर्जी बोले। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड या गैसियस एटम को जब हम लोग आयनाइज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं,
उसी को एनाइजेशन बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डायरेक्ट एनाइजेशन नहीं बोलना चाहिए। सो 1 मोल ऑफ गैसियस आइटम से जब इलेक्ट्रॉन हटाए तो उसको एनाइजेशन बोल दिया। और भी कुछ एनर्जी बोलना है तो कुछ सोच सकते हैं, जो भी है, जो भी डिफिनेशन आपको सोचना है सोच लो। जो भी टर्म्स है वो जेनरिक है, उसमें इतना सारा टर्मिनोलॉजी याद करके रखना कोई सेंस नहीं बनाता। आप 1 मोल के टर्म याद रखो, बाकी जनरलाइज करके हम लोग प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। हाँ, अब ये होगा कि हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम है कि हम लोग अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखे होते हैं और बोलते हैं कि बताओ कि इस पार्ट के लिए वैल्यू क्या होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत भी नहीं होती, सब तो आदमी याद भी कर लेता है कि हाँ डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये है, वो है, दिस है, दैट है। मेन पार्ट आता है क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग कैसे करें। क्वेश्चन में तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन होता है। सो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, जो भी हम बोले एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन है, अच्छा एक और चीज, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। बताओ भाई। ये मत सोच लेना कि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन नहीं है तो पाथ पड़ता है कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं कि स्केलर नहीं है तो वेक्टर हो जाएगा। कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जो दोनों में से कुछ वैसे प्रॉपर्टीज जो इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते और पास्ट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। पाथ के ऊपर मतलब अगर आप स्टेट ए से स्टेट बी में जाएं, किसी भी रास्ते से चले जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पास्ट के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डेल्टा एच लिख रहे हैं मतलब डेल्टा एच फाइनल माइनस डेल्टा एच इनिशियल, यहाँ इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी है, मतलब पास्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसका मतलब डेल्टा एच विल नॉट बी स्टेट फंक्शन। तो स्टेट पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा, बस वो एक वैल्यू है, उसको अलग ही रखो तो ज्यादा बेटर है। खैर, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पाथ से जाए, डेल्टा H1 ले लो, डेल्टा H2 ले लो, तो बेसिकली किसी भी पाथ से जाए हम लोगों का एंथैल्पी चेंज का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। उसमें हो सकता है कि स्टेप्स अलग अलग हो, तो हर एक स्टेप्स के एंथैल्पी चेंज को आप सम कर लो, दैट इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बेसिकली ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, तो हम लोग सीधा वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, से ज्यादा मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। सो डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ए से ई जाने के लिए जितना हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए होगा दैट विल बी इक्वल टू ये सारे स्टेप्स का सम, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, ऐसा बोल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसी चीज को हम लोग अगर टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लैटिस एनर्जी के लिए जो हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ते हैं उसमें यही चीज सीखना होता है। लोग इसको एक साइकिल के जैसे याद रखने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप सही से सोचो तो बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एच का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। हम इसी तरीके से सीखे थे, हमको भी वो फॉर्मूला याद नहीं होता था, सब एक ही जैसा फॉर्मूला था। कम्बशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जगह रिएक्शन माइनस प्रोडक्ट कर दो, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। अरे भाई, कहाँ पे माइनस करना है कहाँ प्लस करना भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। सो कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, लाइक फॉर्मूला याद ना हो तो भी क्वेश्चन सॉल्वेबल हो। सो जैसे मान लो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, Na का सॉलिड फॉर्म क्लोरीन के गैसियस फॉर्म के साथ कंबाइन करके NaCl सॉलिड बना रहा, ठीक है। इस पे बोल देते हैं कि भाई ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन। होगा कुछ हीट ऑफ रिएक्शन नहीं मालूम, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं जितना दिखता है, क्योंकि हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि Na प्लस फॉर्म है और Cl माइनस फॉर्म है, बट प्लस और माइनस बनाने का कंडीशन ये है कि पहले तो ये दोनों एटॉमिक फॉर्म में होने चाहिए। सो Na जब सॉलिड फॉर्म में है तो पहले तो इसको गैसेस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, पहले इसको एटॉमिक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तभी कुछ कर सकते हैं हम लोग। सो इसको जब प्रोसेस बाय प्रोसेस ब्रेक करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई सोडियम को पहले Na प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बट Na प्लस में बनाने के लिए पहले अपने को सोडियम गैसेस फॉर्म में चाहिए। सो हम लोगों को उल्टा सोचना है, NaCl सॉलिड बनाने के पहले
NaCl गैस चाहिए। प्रोसेस तो सीधा ही जा रहा है, लेकिन सोचना अपने को रेट्रो फॉर्म में है। NaCl पहले गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, फिर यहाँ से NaCl सॉलिड बनेगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब NaCl गैसेस फॉर्म में है तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, तो इसके लिए Na+ चाहिए और इसके लिए Cl- भी चाहिए। ये कैसे आएगा, तो पहले तो हम लोग को Na+, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके थ्रू कॉम्बिनेशन में NaCl गैस बन जाएगा। चलो ठीक है, दोनों गैसेस फॉर्म में है। Na+ कैसे बनेगा, तो Na+ बनाने के लिए पहले तो गैसेस एटम चाहिए, वहां से इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, मतलब इसको बनाने के लिए Na गैसेस फॉर्म में चाहिए। चलो ठीक है, ये भी लिख लिया, यहाँ से Na+ मिल गया। सिमिलरली क्लोरीन भी हम लोग को एटॉमिक फॉर्म में चाहिए, गैसेस फॉर्म में। चलो ये भी मिल गया, ये भी लिख लिया। अब इन्हें गैस कैसे आएगा, तो सॉलिड से हम लोग गैस का फॉर्मेशन या Cl2 से भी Cl का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बन गया डायग्राम। इसी फ्लो चार्ट डायग्राम को हम लोग को प्रैक्टिस करना है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो थर्मोकेमिस्ट्री का, आप फ्लो चार्ट डायग्राम में अगर मॉलिक्यूल को प्रेजेंट कर पाए, फिर उस क्वेश्चन के वैल्यूज को पुट कर पाए, तो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी है। कैसे इजी है, ये पहला पार्ट, ये स्टेट ए हो गया और ये लास्ट पार्ट स्टेट बी हो गया। अब स्टेट ए से बी डायरेक्टली जाओ या फिर इस पाथ के थ्रू जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग हर एक वैल्यू को एड अप करते चले जाएंगे। जैसे Na सॉलिड फॉर्म में है, तो इस केस में सॉलिड सब गैस में जाते हैं, तो इसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज ΔH ऑफ सब्लिमेशन। चलो ठीक है, इसको अभी चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सब्लिमेशन। दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, इसको Cl में कन्वर्ट करना है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसको ΔH बॉन्ड डिसोसिएशन बोल दो या बॉन्ड का एटमाइजेशन बोल दो, दोनों चलेगा। अब इसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, छोटा लिखना चाहते हैं बट एटमाइजेशन भी चलेगा। चलो हो गया ये काम। अब Na गैस से Na+ में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं गैसेस एटम से, इसी चीज को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बोलते थे। अब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। एक बार एनसीईआरटी उठा के जरूर देखना, एनसीईआरटी में एक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में रिलेशन दिया हुआ है। इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पढ़ लेना। आज तक उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट दीज आर नॉट सेम, दोनों वैल्यू सेम नहीं होता। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू है, एक बार उसको रीड कर लेना। खैर, ΔH आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला करते थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है। अब Na+ और Cl- है, आयनिक पार्ट है, आपस में कंबाइंड फॉर्म में ही रहेगा, बट ये कंबाइंड फॉर्म नहीं चाहिए। सो इसलिए इस कॉम्बिनेशन में कुछ भी पार्ट एसोसिएटेड नहीं है, इस कॉम्बिनेशन में कोई भी हीट एसोसिएटेड नहीं होता है। लेकिन जब बहुत सारे प्लस और माइनस चार्ज आजू बाजू आएंगे, तो अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो वहीं पे लैटिस एनर्जी वर्ड एसोसिएट करते हैं। ये एक मोल ऑफ गैसियस आयनिक कंपाउंड जब अपने आप को सॉलिड लैटिस के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। सो हम लोग का डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, तो ΔH ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू ΔH ऑफ सब्लिमेशन प्लस ΔH ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस ΔH ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्लस ΔH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। अब इसमें जो भी वैल्यू मिसिंग है वो आपसे पूछा जाएगा, आपको सॉल्व करना है। सो नॉर्मली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना देके अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा बोलेगा कि सोडियम का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है, सोडियम का सब्लिमेशन एनर्जी ये है, सोडियम का बॉन्ड एनर्जी ये है, सोडियम का हीट ऑफ रिएक्शन ये है, सोडियम का HCl क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में। सो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे दिया। अब बोला है कि लैटिस एनर्जी निकालो। तो आपको ये बस डायग्राम सॉल्व करने आना चाहिए, लाइक आपको ये डायग्राम बनाने आना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, तो आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए कि हम लोग के लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। लाइक अगर हम लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने निकले तो हम लोग क्या क्या चीजें यूज करें ताकि हम लोग का फ्लोचार्ट डायग्राम बन जाए। मतलब वो पूरा फ्लोचार्ट डायग्राम जो है, वो फ्लोचार्ट डायग्राम हम लोग कैसे बना पाए, सारे गिवन इन्फॉर्मेशन में से क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट ले। ये आसान चीज नहीं है, सुनने में आसान लग रहा है, ये तो बहुत एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, बट क्वेश्चन में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करने का प्रोसेस थोड़ा प्रैक्टिस का पार्ट। इसलिए मैं आपको पहले ही बोले थे लेक्चर की शुरुआत में कि ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम जाएगा, पर डे आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आसान मत सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाने वाले के ना, पजल सॉल्विंग। तो पजल सॉल्विंग टाइप का ही पार्ट सॉल्व करो। ये पजल के जैसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब उसमें एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन है कि एक पजल को जब जोड़ना शुरू करते हैं तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहले हम लोग साइड के पार्ट को ऐड किए, फिर उसके बाद बीच वाले पार्ट को ऐड करें। कुछ लोग बीच से शुरू करते हैं, मतलब बीच से शुरू करना बहुत मुश्किल है, तो एक कॉर्नर से ही शुरू करना होता है। धीरे धीरे हम लोग एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, उधर से कुछ कुछ ऐड करते गए। एग्जैक्टली वैसा टाइप की चीज है कि आपको स्टार्टिंग मटेरियल और एंड पॉइंट पहचानना होगा। कोई भी फ्लो चार्ट डायग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंड पॉइंट ये होगा, ये पहचान जाओ। बाकी पार्ट को आप किसी भी तरीके से एरो से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर पहचान लिया, बाकी कनेक्शन को आपने पुट कर दिया, तो बस उसके बाद तो अपने को डेल्टा एच का वैल्यू बस एसोसिएट कर लेना है। सो आसान नहीं है ये, इस चीज को करने के लिए आपको ये करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो थर्मोकेमिस्ट्री में मतलब पहले भी बोले तो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे इस चीज को। पर डे आपके ग्रुप में क्वेश्चन आएगा, 15-16 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा भारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शुरू के। और हम ये सजेशन देंगे नॉर्मली, पहले भी हम मतलब जब थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर लेते हैं तो उसमें भी सजेशन देते हैं। हम जो क्वेश्चन आपको भेजेंगे शुरू में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपको समझ ही नहीं आएगा इसमें कैसे फ्लो चार्ट बनाना है। सो शुरू में अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन भी बना के डाल देंगे। आप उस सॉल्यूशन को देखो कि इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम बन कैसे रहा है, हम किस तरीके से सोच पा रहे हैं फ्लो चार्ट डायग्राम। वो 3-4 फ्लो चार्ट डायग्राम का एग्जांपल आने के बाद फिर उसके अगले फ्लो चार्ट डायग्राम को आपको खुद से सोचना है कि अच्छा इसमें हम फ्लो चार्ट डायग्राम कैसे बनाएं। और फिर उसके बाद बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो सोल्यूशन देखो। बट वो प्रोसेस का पार्ट है, पर डे आपको ये प्रोसेस के पार्ट से गुजरना पड़ेगा। 15-16 क्वेश्चन जाते जाते आपके अंदर एक फ्लो आ जाएगा कि भाई ये डायग्राम बनाने के तरीका होता है, ऐसा सोचना चाहिए। गिवन इन्फॉर्मेशन में ये चीज इन्फॉर्मेशन इस तरीके से सोच सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पर। अगर क्वेश्चन बहुत भारी हुआ तब तो फिर हो सकता है कि हमें उसमें उलझा रहेगा इसका करना क्या है, क्योंकि ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे कनेक्ट करिए सोच पाना मुश्किल होता है। लगे रहना पड़ेगा, सोचते कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन फिट हो जाता है। सो कभी कभी मुश्किल हो जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ ये भी है कि कुछ चीजें आपको क्वेश्चन के थ्रू ही हम सिखाएंगे। जब आप फ्लो चार्ट डायग्राम बना रहे होंगे तो कभी कभी एरो उल्टा भी रखना पड़ सकता है कि एरो उल्टा है, तो जब उल्टा होगा तो डेल्टा का साइन माइनस ले लेंगे। जैसा भी हम बताएं जा रहे हैं तो एक्स है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में माइनस एक्स होगा। तो एरो का डायग्राम जैसा हो पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साइन सर सर एक सवाल देख रहा है, देख रहा है। हम अरे रिवीजन आसान सवाल है। अबे आसान सवाल भारी मेरे लिए सब आसान हाँ तो इसीलिए बना के हालत में नहीं है क्लास लेने के। तो हमको है कि कंप्लीट करना है, मतलब लाइक 31st तक जब टारगेट है कि हमको किसी तरीके से एक राउंड और रिवीजन कंप्लीट करने, इसलिए हम क्लास लगाए, वरना मेरी हालत नहीं है क्लास लेने की। तुम देखा नहीं है 3-4 दिन क्या हुआ है। 3-4 दिन हम टीचर कम थे, मजदूर ज्यादा थे। ये देखा है, अमन देखा है, अमन आया था ऑफिस से, देखा था तो बोला था कि सर हम लोग भी बोल देते, हम लोग भी कर लेते काम, ये काम थोड़ी बच गया है। तो इसलिए मजदूरी का अभी तक थकान मिटा नहीं है, मिटाने तो पहले उसके बाद काम कर लेंगे। क्वेश्चन कल से कर लेंगे सॉल्व। मतलब अब सुन लिया ना प्रवचन, एक बार सुन लिया है, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हम और भी भेजेंगे आपके ग्रुप में। मतलब वो जो बताया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसी को नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म बोलते हैं। या फिर जब हम लोग कंबशन कराते हैं तो कंबशन के टाइम पे क्या मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एक बार देख लो, क्योंकि हमको फिर हर एक क्वेश्चन एक चीज बता दीजिए बस। अरे यार बोलो। अरे सवाल बताने नहीं बोल रहे हैं, ये बताइए कि देखिए जैसे जो सवाल भेजे हैं देखिए। कैसा सवाल भेज दिया लंबा सा, एक तो फोटो ढंग से खींच कर भेजा कर दो। हाँ बोलो। हाँ इसमें जो डेल्टा एच सब दिया हुआ है, हाँ कभी कभी फ्लो चार्ट बना के ही बनाते हैं सवाल तो हम, लेकिन उसमें कभी कभी साइन चेंज कर लेना पड़ता है। वो किस केस में साइन चेंज करते हैं? अब बताया था तुमको कि जब एरो उल्टा बनाना पड़ेगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब नहीं, जैसे उसके अलावा भी बीच में साइन चेंज किए थे आप एक जगह बताते वक्त। हाँ तो ठीक है, हम बताते तो कर दिए तो कर दिए, कुछ जरूरत होगा तो चेंज कर दिए। तो इसीलिए पूछ रहे वो कब कैसे क्या करना होता है। तो तुम पहले फ्लो चार्ट, जैसे इसमें पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। सो H2SO4 बनाने का सबसे एलिमेंट्री प्रोसेस क्या हो सकता है, तो हमको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यार इसमें एडिटिंग भी नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाओ। मेहनत करा दिया लड़का ये। अरे यार
हाँ ठीक है। तो इस केस में ऐसा दिख रहा है कि हम लोग H2SO4 का फॉर्मेशन कराना चाह रहे हैं। सीधा वैसे नहीं H2SO4 लिख सकते 1 - 2 - 4 + 3 आ तो ऐसा जाएगा। भी कर सकते हैं, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है तो बेस्ट है कि ऐसा ही कर लो। यहाँ पे तो दिख रहा है कि अपने पास क्या क्या इक्वेशंस है, तो यहाँ तो ज्यादा इजी कि आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर लो, प्लस कर लो, उल्टा कर दो, दिस कर दो, दैट कर दो। इसमें फ्लो चार्ट बनाने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर बस इंफॉर्मेशन दे रखा है, लाइक ऐसे रैंडम टाइप का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तब फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ जहाँ पे मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन है। यहाँ तो सीधा दिख रहा है कि SO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, SO2 से SO3 बना रहा, SO3 प्लस वाटर H2SO4 बना रहा, H2 प्लस O2 H2 बना रहा। ठीक है, सब हीट ऑफ फॉर्मेशन का ही सवाल है। बट स्टिल अगर बहुत एलिमेंटल फॉर्म में जाए तो कैसे जा सकते हैं? तो हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर चाहिए, ये मिलाकर के क्या बना सकते हैं हम लोग? H2SO4। तो H2SO4 में जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, और सल्फर वाला पार्ट भी सिंपल सल्फर के फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ से आगे कैसे बढ़े? तो इसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन है जो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक तो SO3 प्लस H2O है, इसको अगर ऐड करें तब H2SO4 बनेगा। चलो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, S प्लस O2 SO2 बना रहा है, ये पार्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अच्छा इसमें दो रिएक्शन लिखना पड़ जाएगा, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। ऐसा कर सकते हैं H2 प्लस O2, ऐसा कर लो, ब्रेक करके काम कर लो। तो इनके कॉम्बिनेशन से पहले हम लोग H2O बनाए, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग SO2 बनाए, SO2 के साथ फिर से O2 मिला लिया। तो अगर O2 मिला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से हम लोग SO3 बन जाएगा। और फिर उसके बाद H2O प्लस SO3 को कंबाइन कर लिया, इससे हम लोग इस पार्ट में चले गए। तो फ्लो चार्ट डायग्राम यहाँ से ही बन गया। बस इसमें बीच का ये जो स्टेप है, यहाँ पे डेल्टा H1 है, यहाँ डेल्टा H2 है, यहाँ पे डेल्टा H3 है, यहाँ डेल्टा H4 है, यहाँ से आ जाएगा जो फाइनल H ऑफ रिएक्शन है, निकल के आ जाएगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि हम लोग का वैल्यू उल्टा करना है कि सीधा करना है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के थ्रू। तो सॉल्व करके हम देख लेंगे, हम अभी दिमाग लगाना नहीं चाह रहे, लाइक मेरे पास मेंटल एनर्जी नहीं कि हम दिमाग लगाते क्वेश्चन में। ठीक है सर। फ्लो चार्ट डायग्राम ऐसा बनेगा, आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हम फ्लो चार्ट डायग्राम बनाए। अब इसमें जैसे थोड़ा आपको दिमाग लगाना, इसलिए वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस का चीज है। 15 दिन इसलिए बोला कि आपको अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो इसमें ऑक्सीजन का दो जगह रिएक्शन है, तो H2 प्लस O2 भी कर दिया, वहां से कुछ बना दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है? ठीक है। सो थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर में आज तो केवल थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। अभी आपको ग्रुप में कुछ हम मैसेज भेजेंगे, मतलब वही एलिमेंटल फॉर्म क्या क्या है अलग अलग एलिमेंट्स के, एक ये इन्फॉर्मेशन, दूसरा एक ये इन्फॉर्मेशन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, लाइक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा। मान लो कंबशन अगर करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, इसके पार्ट। और उसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको लगा कि यूजफुल है, वो भी हम ग्रुप में भेज देंगे। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उन सब इन्फॉर्मेशन को याद रखो, वो सब इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और 2-3 क्वेश्चंस भी है उसमें कि इसमें हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे। चलो हम एक बार नोट्स देख लेते हैं। आवाज आ रहा है सबको? हेलो, Sir, यस आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है। Yes. आ रहा है। एक बार नोट्स देख लेते हैं, लाइक नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो देख लेते हैं। नोट्स भी हम शेयर कर देंगे, उसी पर देख लेना अगर आपको देखना हो तो। ये 2020 के किसी स्टूडेंट का नोट्स है जो उनको पढ़ाया था, उसमें मोस्टली वही सारी चीजें होंगी जो भी हम डिस्कशन किया आप लोगों से। और भी हमको चीजों का नोट्स चाहिए यार, जीओसी का नोट्स चाहिए। किसी के पास साफ सुथरा नोट्स बना हुआ है 12th वाले लोगों का तो बता देना, हम स्कैन करा के रख लेंगे। क्योंकि जीओसी का नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था, हर साल पढ़ाए, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ चला गया, हमको आइडिया नहीं है।
हाँ ठीक है, सो थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन दिख रहा है बेसिकली, ये किरचॉफ लॉ है। तो किरचॉफ लॉ हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री का हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे शुरुआत में। तो इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चंस होगा कि कब हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। साइड में दिख रहा है ये, इसमें हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। फिर एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, वही फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं कर रहे, फॉर्मूला वाला डिस्कशन हम कल ही करेंगे आराम से। बट फिर उसके बाद है हीट ऑफ कम्बशन, कहीं पे होना चाहिए, हीट ऑफ कम्बशन है। सो हीट ऑफ कम्बशन में भी सेम चीज होगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कम्बशन, कब हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कम्बशन बोलेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम भेजेंगे, उसको प्रैक्टिस करके देखना। बाकी इन्फॉर्मेशन से एक बार पढ़ लेना, लाइक बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बता ही दिया वैसे भी, वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बार रीड करके देख लो ताकि दिमाग में रहे इन्फॉर्मेशन। बाकी तो मोस्टली वही क्वेश्चन, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें दे रखी हैं। डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कशन करेंगे, ज्यादा सुटेबल होगा आप लोग के लिए। बट पर डे वही होगा, एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम, तो इसके लिए रिवीजन क्लासेस की जरूरत भी नहीं है। पर डे क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, डिस्कशन क्लोज। एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, किसी को कोई डाउट होगा अलग से भी हमसे पूछ सकता है। क्योंकि शुरू में तो 3-4 चीजें जिनमें आपको सीखना है कि मतलब बेसिकली हम लोग का इन्फॉर्मेशन किस तरीके को, लाइट ही नहीं है यार। तो शुरू के 3-4 दिन में आपको सीखना है कि क्वेश्चन सॉल्विंग फ्लो चार्ट के थ्रू होता कैसे है। उसके बाद अलग अलग कुछ वेराइटी है, कुछ वेरिएशंस है, उन वेरिएशंस को हम लोग पुटअप करते जाएंगे, उसके थ्रू हम लोग आगे कर लेंगे। चलो ठीक है, सो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए प्रवचन एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछना तो फिर क्लास एंड किया जाए।